हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो बोर्ड परीक्षा होने वाली है। आपकी परीक्षा आपके सेंटर में भी हो सकती है, अन्य स्कूलों में भी हो सकती है। इसलिए बच्चों, आपको पेपर की तैयारी कैसे करना है ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये प्रश्न पत्र सैंपल पेपर लेके आए हैं। हम ऐसे ही 6 सैंपल पेपर हर विषय के लेके आएंगे। चलिए बच्चों, सैंपल पेपर जो है 2022 का विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं, इसमें क्या है देखते हैं हम। इसमें देखिए यहाँ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र, क्या दिया हुआ है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी सैंपल प्रश्न पत्रों का हल सही संग्रह। हमने इसमें आपको हल सही संग्रह बताएंगे। सैंपल प्रश्न पत्र है, वार्षिक मूल्यांकन हेतु रोल नंबर रहेगा, अभ्यास प्रश्न पत्र रहेंगे और कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान। और आपका जो प्रश्न ये रहेगा कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें आपको नोट रहेगा, सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब चलिए बच्चों, हम इस पेपर को हल करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र दिया है उसको हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, इस प्रकार से आएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उसके सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लेकिन इस बार जो आपकी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र प्रश्न दोनों एक साथ ही आएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे हमारा, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। क्या कहा है इसमें, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो आपको इसका सही आंसर बता दे रहे हैं कि जो ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1773 में। तो आपको ओनली इसका उत्तर लिखना है 1773 ईस्वी। तो याद हो गया होगा आपको। प्रश्न क्या है, प्रश्न ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 में। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसका सही आंसर। इसका आंसर है राष्ट्रीयता की भावना। क्या जाएगी, राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। जो पृथ्वी के अंदर है, प्रति 20 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा 1 अंश सेल्सियस। क्या बढ़ जाता है, 1 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। प्रश्न को सुनिए, उसका उत्तर बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए लेकिन आपको हम बस उत्तर बताएंगे। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसके बाद 5वां विकल्प देखिए। 5वां विकल्प क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 5वां नंबर, आपको 5 विकल्प ही आएंगे। क्या दिया है, देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त योगफल कहलाता है। देश की जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ लिए तो उसके योगफल को हम क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। सभी व्यक्तियों की जोड़ रहे हैं इसलिए क्या कहेंगे इसे, प्रति व्यक्ति आय। यदि पूरे राष्ट्र की कहता तो राष्ट्रीय आय हो जाती, प्रदेश की कहता तो प्रदेश की आय हो जाती, और जनसंख्या पूछता तो देश की जनसंख्या। लेकिन यहाँ पूछा है देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर, तो क्या कहलाएगी, प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार ये आपके सही विकल्प जो थे यहाँ पे 5 कंप्लीट हुए और उसके उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। देख लीजिए, पहले का 1773, दूसरे का राष्ट्रीय भावना, तीसरे का 1 अंश सेल्सियस, चौथे का राजा राम मोहन राय और 5वें का प्रति व्यक्ति। यानी 5 विकल्प के आंसर भी दिए हैं, आप इससे देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उत्तर अमेरिका का खालिस्तान नगर मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या है, उत्तर अमेरिका का खालिस्तान नगर मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, डेट्राइट। क्या जाएगा,
डे टाइट। तो डे टाइट कैसे लिखते हैं, डे लिखे फिर ट्रा इट, ये डे टाइट आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद अगला देखिए क्या दिया है, श्याम जी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में खालिस्तान की स्थापना की। तो जो श्यामजी वर्मा थे 1905 ईस्वी में लंदन में खालिस्तान की स्थापना की थी, उनने की थी इंडिया हाउस की। इसका सही आंसर क्या जाएगा, इंडिया हाउस। किसकी स्थापना की, इंडिया हाउस की स्थापना की। तो यहाँ पे आप इंडिया हाउस लिख देंगे। दूसरे नंबर का आंसर क्या हो गया, इंडिया हाउस। श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग पर्थ से खालिस्तान नगर को जोड़ता है। प्रश्न है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग पर्थ से खालिस्तान नगर को जोड़ता है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा, कालगुरली। क्या आ जाएगा, ये लिखा है देखिए आप, इसको आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, कालगुरली। फिर अगला चौथा नंबर देखिए, खालिस्तान कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध है। तो वह है पशुपालन। सही आंसर क्या आ जाएगा, पशुपालन। देखिए पहले का खालिस्तान का आंसर ये हो गया डेट्राइट, फिर दूसरे का इंडिया हाउस, तीसरे का कालगुरली और चौथे का पशुपालन। इस प्रकार से आपके यहाँ पे 4 खालिस्तान कंप्लीट हुए। तो ये 4 अंक के हो गए, 5 अंक के वो हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका संक्षेप यानी छोटे रूप में उत्तर लिखना है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और कब की, 1875 ईस्वी में की थी। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी। उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। तो ये जो क्यूबा है इसको शक्कर का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गन्ना उत्पादन में, क्यूबा जो है गन्ना उत्पादन में विश्व में 3रा स्थान है, इसलिए क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। प्रश्न को फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा क्यूबा का गन्ना उत्पादन में विश्व में 3रा स्थान है। क्यूबा का गन्ना उत्पादन में विश्व में 3रा स्थान है, इसलिए क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष का क्या कारण थे। लिखिए, जो भारत में साइमन कमीशन लाया गया था उसका विरोध हुआ था, उसके विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में भारी असंतोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य ना बनाया जाना। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध भारी असंतोष का कारण क्या था, जो किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य ना बनाया जाना एवं भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना। यानी कि जो भारत का शासन चलाने के लिए जो निर्णय लेना है वो किससे लेना है, विदेशियों द्वारा लिए जाना है। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ये साइमन कमीशन में ये नियम लाए गए थे। क्या लाए गए, सबसे पहला कारण तो क्या, भारतीय को कमीशन का सदस्य ना बनाया जाना। दूसरा, स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा लिया जाना, ये उसका कारण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या बताया इसमें। प्रश्न नंबर 4 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ये सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या कहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ये सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या बताएंगे। देखिए इसका उत्तर आप ये बताएंगे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा करती है। कौन करती है, महासभा। प्रश्न था सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन
किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा किया जाता है। उत्तर में लिखेंगे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है। यह सदस्य 2 वर्ष के लिए निर्वाचित हो, और कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 2 वर्ष के लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? जेकारू किन्हें कहते हैं? प्रश्न है जेकारू किन्हें कहते हैं? बच्चों इसका उत्तर बहुत सरल है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। जेकारू किसे कहते हैं? जो मजदूर भेड़ पालन केंद्रों में काम करते हैं उन्हें जेकारू कहते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में मैदान और पहाड़ों को किन किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मानचित्र में मैदान को हरा रंग से, क्योंकि मैदान कैसा रहता है? हरा, उसमें हरियाली रहती है इसलिए हरा रंग से, और पहाड़ों को कत्थई रंग से दर्शाया जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न 6 कंप्लीट हुए। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे, तो 6 3 18 अंक हो गए ये आपके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं हम इसे। प्रश्न 4 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें ये बताया है हमें कि हमें 60 से 70 शब्दों में उत्तर लिखना है, यानी कि 60-70 भी ना बने तो कम से कम 30 से 40 शब्दों तक हम उत्तर लिख सकें, हमें इतना कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसमें क्या दिया है प्रश्न है नंबर 1, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। जो क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ था उसके 2 कारण बताना है। तो आप सबसे पहले एक कारण बता देंगे, आर्थिक असंतोष। दूसरा, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। अब क्या कहा उसने? उनके 2 प्रमुख कारण तो बताने को कहा है, लेकिन उनका वर्णन भी करने को कहा है। तो देखिए हम आर्थिक संतोष क्यों हुआ था 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों, यानी 19वीं सदी के आखिरी में और 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे समय या अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। यानी उपेक्षापूर्ण नीति मीन्स हुआ कि वो भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे थे, और जो ब्रिटिश से अंग्रेज थे उनके साथ अच्छे व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो आर्थिक असंतोष के, लेकिन आपको यहाँ प्रमुख कारण बता दिया मैंने। क्या बताया कि 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसर पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। और दूसरी नीति हमने बताया लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी प्रतिक्रियावादी नीति ने भी हम के कारण भी क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। तो देखिए लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति क्या थी? इसका प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति क्या है, समझाइए। देखिए इसमें क्या है, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता में कारपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 था, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। हमने 2 कारण बता दिए, आर्थिक असंतोष और उसका वर्णन बताया। दूसरा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, और उसका उत्तर आप चाहे तो इसे देख के नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, इसके कार्य लिखिए। देखिए यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष है। इसकी स्थापना 1946 में ईस्वी में हुई। कब हुई? 1946 ईस्वी में। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? उसके 1 वर्ष पहले हुई है। किसकी? यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 ईस्वी में। आप याद रख सकते हैं कि हमारे देश जो आज़ाद हुआ उसके 1 वर्ष पहले किसकी स्थापना हुई? यूनिसेफ की। उसके कार्य क्या थे यूनिसेफ के? यूनिसेफ विश्व के सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव की सहायता प्रदान करता था। पहला कार्य क्या हुआ यूनिसेफ का? विश्व के सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव की सहायता प्रदान करता है। यह संगठन बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। कौन? यूनिसेफ। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।
तो ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, लिखिए। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और क्या कहा जाता है, द्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, विकल्प खालिस्तान में इधर पूछा भी है कि ऑस्ट्रेलिया कौन सा महाद्वीप द्वीपों का महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द्वीपों का महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं की फसल के लिए कौन कौन से अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, तो आपको उत्तर बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य फसल क्या है, गेहूं। इसको विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। यहाँ गेहूं शीतकाल में होता है। कौन से काल में, शीतकाल में या शीत ऋतु में होता है। यहाँ गेहूं की फसल के लिए अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा जैसी अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। तो क्या बता सकते हैं, यहाँ गेहूं की फसल के लिए अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा जैसी अनुकूल भौगोलिक दशा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, महारानी की घोषणा का वर्ण कीजिए। जो महारानी थी उसकी घोषणा थी, उसके वर्ण कीजिए। तो आप बता सकते हैं महारानी की घोषणा के निम्नलिखित बातें शामिल थी। नंबर 1, अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलेगा। अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। एक घोषणा हो गई। दूसरी घोषणा क्या थी, भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। तीसरी क्या है, न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया है, चौथा पॉइंट, भारतीय राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। पांचवा पॉइंट, प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और छठवां पॉइंट है, भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। तो जो महारानी ने, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद कुछ घोषणाएं की थी, या जो महारानी की घोषणाएं थी, महारानी कहाँ की थी, ब्रिटिश की महारानी थी। उनकी पहली घोषणा थी, तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी राज्य में भारत का कोई भी नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। दूसरा, भारतीयों के रीति रिवाजों और प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। जो भारतीय उनकी जो रीति रिवाज है और प्राचीन परंपराएं, उनका क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, न्याय में समानता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। और चौथा पॉइंट ने बताया, सभी राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। पांचवा पॉइंट बताया, प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। छठा पॉइंट बताया, क्या छठा पॉइंट है इसमें देखिए, भारत के लोगों के नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। भारतीय समाज प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। ये किसकी घोषणा थी, महारानी घोषणा थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना के अधिकारी वर्ग की पदक्रम सूची का चार्ट बनाइए। तो वायुसेना के अधिकारी की पदक्रम सूची आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और आप अपनी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें भी इसको देख सकते हैं। देखिए, हमने इसको छोटा करके बता रहे हैं आपको। देखिए, इसकी सूची किस टाइप से बनेगी। पहले फ्लाइंग ऑफिसर रहेगा, फिर फ्लाइट ऑफिसर रहेगा, उसके ऊपर कौन रहेगा, स्क्वाड्रन लीडर रहेगा, फिर उसके ऊपर विग कमांडर रहेगा, फिर उसके ऊपर ग्रुप कैप्टन रहेगा, फिर उसके ऊपर एयर कमांडर रहेगा, फिर उसके ऊपर एयर वाइस मार्शल रहेगा, फिर एयर मार्शल और फिर एयर चीफ मार्शल। इस प्रकार से वायुसेना के अधिकारियों का पदक्रम है। किससे स्टार्टिंग करेंगे आप, फ्लाइंग ऑफिसर से, फ्लाइट ऑफिसर। तो इस प्रकार से नीचे से आप ऊपर की ओर जाके बता सकते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ छोटे अक्षर में दिख रहे हो तो भी इसे आप समझ के नोट कर लीजिए। देख लीजिए, हमने इसको फिर बड़ा किए, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर, विग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल। इस प्रकार से इसका आप पदक्रम जमा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा आ रहा है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6, नगदी फसलें किसे कहते हैं, किन्हीं दो नगदी फसलों के नाम लिखिए। व्यापारिक नगदी फसलें उन्हें कहते हैं, व्यापारिक नगदी फसलें उन्हें कहते हैं जिनसे उद्योग धंधे संचालित होते हैं। जो व्यापारिक वर्ग होता है, नगदी फसलें उन्हें कहते हैं जिससे क्या होता है, उद्योग धंधे संचालित होते हैं। जैसे फसलों के नाम में आप बता सकते हैं, सोयाबीन, कपास,
गन्ना। ये क्या हो गई? नकदी फसलें हो गई, व्यापारिक नकदी फसलें हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर है, उद्योगों के प्रमुख अवयव पूंजी है, कच्चा माल है, औद्योगिकी है, श्रम है। 4 हो गए, पहला पूंजी हुआ, दूसरा कच्चा माल हुआ, तीसरा प्रौद्योगिकी और तीसरा श्रम। पूंजी क्या है? पूंजी उद्योगों का आधार है। पूंजी के अभाव में उद्योग चलाना संभव नहीं है। फिर कच्चा माल उद्योग का महत्वपूर्ण अवयव है। यदि कच्चा माल ही नहीं रहेगा तो क्या उद्योग चलेंगे? नहीं, इनके बिना उद्योगों में उत्पादन संभव नहीं हो सकता। प्रौद्योगिकी उद्योग में उत्पादन में तभी संभव है जब वस्तुएं मशीनों द्वारा उत्पन्न हो। किसके द्वारा? मशीनों द्वारा उत्पन्न हो तथा नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो। और श्रम तो अनिवार्य है। श्रम उद्योग का महत्वपूर्ण अवयव पूंजी हो, कच्चा माल हो या प्रौद्योगिकी हो, परंतु श्रम शक्ति के अभाव में उद्योग में उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार से हमने क्या बताया आपको, ये उद्योगों के प्रमुख अवयव कितने अवयव बताए? 4। पहला पूंजी, दूसरा कच्चा माल, तीसरा प्रौद्योगिकी और चौथा श्रम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 5वां नंबर का प्रश्न। इसमें और प्रश्न दिए हुए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहेगा। तो जितने अधिक अंक के प्रश्न हैं उतने आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। प्रयास ये कीजिए कि जितना हमें बन सके। देखिए इसका पहला प्रश्न, स्वराज दल का गठन किसने किया? प्रश्न क्या है? स्वराज दल का गठन किसने किया? इसके 5 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो उत्तर देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन, यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद या स्थगन की प्रक्रिया के फलस्वरूप चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। किसने किया स्वराज दल का गठन? चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का क्या किया? गठन किया। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने। स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी लिखने का है तो आप बता सकते हैं, स्वराज प्राप्त करना। स्वराज मीन्स स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरा, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, चुनाव लड़कर काउंसिलों में प्रवेश करना। तो ये उनके उद्देश्य थे। पहला स्वराज प्राप्त करना, दूसरा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, चुनाव लड़कर काउंसिलिंग में प्रवेश करना। ये इसका उत्तर हो गया। स्वराज दल गठन किसने किया था बता दिए और उसके उद्देश्य। अब यहाँ पे आपको 2 प्रश्न आएंगे, एक अथवे में आएगा, ये वाला प्रश्न कीजिए, इसके अथवे वाला प्रश्न जो आपको सरल लगे वो कीजिए। जैसे अथवे में दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी आरंभिक मांगे क्या थी? 2 प्रश्न हो गए आपका। ये प्रश्न 1 के 2 प्रश्न देंगे, एक पहला उसका अथवा, आपको जो बन रहा है उसका आंसर लिखना है। अब इसका हम दोनों के आंसर आपको बता रहे हैं। दूसरा अथवे वाला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी आरंभिक मांगे क्या क्या थी? तो देखिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। विकल्प खालिस्तान में भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसकी स्थापना उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। कांग्रेस की मुख्य प्रारंभिक मांगे कौन सी हैं? प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, भारतीयों को सरकार के उच्च पदों पर नियुक्तियां दी जाएं। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाएं भारत में आयोजित कराई जाएं और सिविल सर्विस परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू हो। आप इसे ध्यान से देखिए। यदि आपको हमारे समझाना समझ नहीं आया तो इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में और पुनः पढ़ सकते हैं या मोबाइल से देख के पढ़ सकते हैं। अगला है, भारतीय इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई जाए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया जो उसका अथवा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है, ये और पॉइंट दिए, भू राजस्व में कमी की जाए, किसानों को कर्ज में राहत दी जाए, हथियार कानून में संशोधन किया जाए। तो ये इन पॉइंटों को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 पॉइंट लिखे, यदि आपने 5 पॉइंट भी लिखे तो आपको पर्याप्त पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और ज़्यादा कठिन नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? पंचशील की 5 नियम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था पंचशील समझौता? भारत और चीन के मध्य हुआ था। पंचशील के नियम
पहला नियम है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे, चाहे वो भारत हो या चीन। दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे। अनाक्रमण, किसी कारणवश या किसी भी कारण से आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन? भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामले, दोनों देश के जो आंतरिक मामले हैं उनमें वो दोनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इस प्रकार से इसके हम पंचशील के 5 नियम बताए और पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था ये बताए। आपको ये मालूम होना चाहिए पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसका यदि ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसका अथवा वाला भी दिया है, 2 प्रश्न दिए रहेंगे तो अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख लक्ष्य लिखिए। तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना, जो भारत देश है उसको विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना, ये विदेश नीति के प्रमुख लक्षण के तहत आ रहा है। भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। चौथा, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। पांचवा, राष्ट्रमंडल देशों में घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। छठवां, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। सातवां, वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना। तो ये यहाँ पे आपको दोनों प्रश्न में से जो प्रश्न आपको बनेगा उसका आंसर लिखना है, अथवा वाला बने या ऊपर वाला। तो ये उसके विदेश नीतियाँ हो गई, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, वी आकार की नदी घाटी का समुच्चय रेखाओं द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको समुच्चय रेखाओं द्वारा दर्शाना है कि इसको वी आकार की नदी घाटी को। तो आप इस प्रकार से इसका समुच्चय रेखाओं द्वारा बता सकते हैं। यहाँ से बता दिए 50, 100, 150, 200 मीटर ऊंचाई तक इधर बता दिए। फिर यहाँ से आप इस टाइप से वी आकार बना दिए और इसको डॉट कर दिए और यहाँ से क्या हुआ, ये बिंदी बिंदी जल के रूप में बता दिए। और ये 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर, इस प्रकार से समुच्चय रेखाएं आप बना दीजिए। कितनी? 4 समुच्चय रेखाएं। और ये 4 समुच्चय रेखाएं, ये भी 4-4 लाइनें यहाँ पे नीचे बना दीजिए। इस प्रकार से आप वी आकार की नदी घाटी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या है, फिर इसी का अथवा में दिया है, पठार की समुच्चय रेखाओं का द्वारा दर्शाइए। तो आप इसको इस प्रकार से पठार को दर्शा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र को में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए आपको मानचित्र भी आएगा। अभी मानचित्र में आपको ये दिए हुए हैं, एक दिया तस्मानी सागर, पर्थ, मकर रेखा, ग्रेट डिवाइंग रेंज, आयर झील, हिंद महासागर, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये इन्हें दर्शाइए अथवे में। डाउन्स घास मैदान, प्रशांत महासागर, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कारपेंटरिया की खाड़ी, ग्रेट बैरियर रीफ, भेड़ पालन का एक राज्य सिडनी, इनको दर्शा सकते हैं। और ये नक्शा आपको अलग से मिलेगा, उस नक्शे को आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उससे अच्छे से अटैच कीजिएगा। अब ये पॉइंट है, इनको हमने नक्शे के माध्यम से यहाँ भर के बताएं। देखिए सबसे पहले पूछा था, क्या पूछा था, तस्मानिया सागर। तो तस्मानिया सागर देखिए सबसे नीचे, ये क्या है, तस्मानिया सागर है। ये क्या है, मकर रेखा है, ये मकर रेखा बता दिए। फिर उसके बाद मकर रेखा के बाद है आयर झील, आयर झील देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको बस वहाँ लिख देना है, जैसे यहाँ तस्मानिया लिख दी कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, तस्मानिया। फिर आपको क्या पूछा, आयर झील, तो आयर झील भी बता सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिए हैं इनके नामों को आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ पे है, ये देखो ये कारपेंटरिया खाड़ी है। उसके बाद अगला देखिए, ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ये मकर रेखा है, ये ग्रेट डिवाइड इंडियन रेंज है, डार्लिंग नदी है यहाँ पे, डाउन्स घास का मैदान, मरे नदी, प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ये यहाँ पे कोरल सागर है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, पापुला न्यू गिनी। यानी कि इसके जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। और इस नक्शे में ये कौन से महाद्वीप का नक्शा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा है। और ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही नक्शा आपके पेपर में आएगा। तो इस प्रकार से नक्शे को आप भर सकते हैं अपने प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ बच्चों आपका जो क्या था, ये
सिंपल प्रश्न पत्र एक कैसे पेपर में आना है, उसके जो सही विकल्प कितने अंक के आना है, रिक्त स्थान कितने अंक के, और जो प्रश्न थे उनके उत्तर सहित आपको हमने यहाँ पे बताएं। हम अभी आपका ये पहला वर्ष है जो बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में हो रहा है, तो इसलिए आप पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए। और आपको हम ऐसे सिंपल प्रश्न पत्र कितने 6 बताएंगे, और ये आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इन्हीं 6 सिंपल प्रश्न पत्रों से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे वीडियो हैं उन्हें अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।